हेलो फ्रेंड्स, आज हम NCERT क्लास 10 हिस्ट्री के चैप्टर द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड का 35th मॉड्यूल पढ़ेंगे। पिछले मॉड्यूल में हमने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कंट्रीज के डीकोलोनाइजेशन और इंडिपेंडेंस के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था और इस मॉड्यूल में हम इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मॉड्यूल। हमने पिछले मॉड्यूल में पढ़ा कि डीकोलोनाइजेशन के कई सालों बाद भी फॉर्मर कॉलोनियल पावर्स अपनी कई फॉर्मर कॉलोनीज में इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज कंट्रोल कर रहे थे, जैसे कि मिनरल्स और लैंड। तो ये हमने पिछले मॉड्यूल में पढ़ा था कि फॉर्मर कॉलोनियल पावर्स अपनी कई फॉर्मर कॉलोनीज में इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज जैसे कि मिनरल्स और लैंड इनको कंट्रोल कर रहे थे। इसी के साथ दूसरी पावरफुल कंट्रीज के बड़े कॉरपोरेशंस यानी बड़े कंपनीज, फॉर एग्जाम्पल यूएस की कंपनीज भी अक्सर डेवलपिंग कंट्रीज के नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने के राइट्स सिक्योर कर पाते थे बहुत ही चीप रेट्स में। यूएस जैसे पावरफुल कंट्रीज के लार्ज कॉरपोरेशंस डेवलपिंग कंट्रीज के नेचुरल रिसोर्सेज को अपने फायदे के लिए हद से ज्यादा यूज करने के राइट्स सिक्योर कर पाते थे। अब आगे बढ़ने से पहले हम इन लार्ज कॉरपोरेशंस की बात करते हैं। ये लार्ज कॉरपोरेशंस MNCs यानी मल्टी नेशनल कॉरपोरेशंस कहलाते हैं। तो ये जो लार्ज कॉरपोरेशंस हैं उन्हें हम MNCs भी कहते हैं, मतलब मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस। अब ये जो MNCs हैं लार्ज कंपनीज होती हैं जो सेम टाइम पे कई सारी कंट्रीज में ऑपरेट करती हैं। वर्ल्ड की फर्स्ट MNCs 1920s में एस्टैब्लिश हुई थी। 1950s और 1960s में कई और MNCs came up as US के बिजनेसेस एक्सपैंड हुए और वेस्टर्न यूरोप एंड जापान भी रिकवर करे टू बिकम पावरफुल इंडस्ट्रियल इकोनॉमीज। तो MNCs का वर्ल्ड वाइड स्प्रेड यानी थ्रू आउट द वर्ल्ड MNCs का सेटअप होना 1950s और 1960s का एक नोटेबल फीचर था। ये इसीलिए भी था क्योंकि अलग अलग गवर्नमेंट्स ने हाई इंपोर्ट टैरिफ्स इंपोज किए, जिन्होंने MNCs को फोर्स किया अपनी मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस को लोकेट करना और डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स बनना ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज में। अब टैरिफ क्या होता है? टैरिफ एक टाइप का टैक्स होता है जो एक कंट्री के इंपोर्ट्स पे लगाया जाता है, यानी कंट्री के अंदर लाए जाने वाले किसी भी चीज के लिए टैक्स पे करना होता है। ये टैरिफ्स एंट्री के पॉइंट्स पर लागू होते हैं, यानी बॉर्डर्स और एयरपोर्ट्स पर। MNCs को गवर्नमेंट इंपोर्ट टैरिफ्स ना पे करने पड़े, इसीलिए वो अपने मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज में सेटअप करते थे। अरे सोचो, अगर कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट उसी कंट्री में है जहां उसे अपने गुड्स सेल करने हैं, तो वो वहां का डोमेस्टिक प्रोड्यूसर कहलाएगा और उसे अपने गुड्स कंट्री में इंपोर्ट करने का टैक्स नहीं देना पड़ेगा, isn't it? तो चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आपको याद है हमने पढ़ा था कि ब्रिटन वुड्स सिस्टम ने
वेस्टर्न इंडस्ट्रियल नेशंस और जापान के लिए ट्रेड और इनकम्स की अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ का एक एरा शुरू किया था। मोस्ट डेवलपिंग कंट्रीज ने बेनिफिट नहीं किया फ्रॉम द फास्ट ग्रोथ जो 1950s और 1960s में वेस्टर्न इकोनॉमीज ने एक्सपीरियंस किया। सो देयरफॉर उन्होंने अपने आप को एक ग्रुप में ऑर्गेनाइज किया। कौन सा ग्रुप? द ग्रुप ऑफ 77, या हम कह सकते हैं G77। एक न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर डिमांड करने के लिए। NIEO से उनका मतलब था एक ऐसा सिस्टम जो उन्हें अपने नेचुरल रिसोर्सेस पे रियल कंट्रोल दे, मोर डेवलपमेंट असिस्टेंस दे, यानी डेवलपमेंट और ग्रोथ में उनको हेल्प करे, रॉ मटेरियल्स के लिए फेयरर प्राइसेस मतलब गुड प्राइसेस, और डेवलप्ड कंट्रीज के मार्केट्स में अपने मैन्युफैक्चर्ड गुड्स के लिए बेटर एक्सेस, यानी डेवलप्ड कंट्रीज के मार्केट्स में उनके मैन्युफैक्चर्ड गुड्स ज्यादा इजीली पहुंच पाए, वो एक ऐसा सिस्टम चाहते थे। तो चलते हैं और करते हैं एक क्विक रिकैप। दूसरी पावरफुल कंट्रीज के बड़े कॉरपोरेशंस या MNCs जिनको कहते हैं, अक्सर डेवलपिंग कंट्रीज के नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने के राइट्स सिक्योर कर पाते थे बहुत ही चीप रेट्स में। MNCs लार्ज कंपनीज होती हैं जो सेम टाइम पर कई सारी कंट्रीज में ऑपरेट करती हैं। और फर्स्ट MNC 1920s में एस्टैब्लिश हुई थी। 1950s और 60s में कई और MNCs केम अप एज US के बिजनेसेस एक्सपैंड हुए और वेस्टर्न यूरोप एंड जापान भी रिकवर करे टू बिकम पावरफुल इंडस्ट्रियल इकोनॉमीज। अलग अलग गवर्नमेंट्स ने हाई इंपोर्ट टैरिफ्स इंपोज किए जिन्होंने MNCs को फोर्स किया अपने मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस को लोकेट करना मतलब रीलोकेट करना और डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स बनना ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज में। मोस्ट डेवलपिंग कंट्रीज ने बेनिफिट नहीं किया फ्रॉम द फास्ट ग्रोथ जो 1950s और 1960s में वेस्टर्न इकोनॉमीज ने एक्सपीरियंस किया। देयरफॉर उन्होंने अपने आप को एक ग्रुप में ऑर्गेनाइज किया, द ग्रुप ऑफ 77 या G77। एक न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर डिमांड करने के लिए। NIEO से उनका मतलब था एक ऐसा सिस्टम जो उन्हें अपने नेचुरल रिसोर्सेस पे रियल कंट्रोल, मोर डेवलपमेंट असिस्टेंस, रॉ मटेरियल्स के लिए फेयर प्राइसेस और डेवलप्ड कंट्रीज के मार्केट्स में उनके मैन्युफैक्चर्ड गुड्स के लिए बेटर एक्सेस दे। सो नाउ लेट्स डू अ क्विक रिविजन। लार्ज कॉर्पोरेशंस or MNCs of powerful countries other than colonial powers were often able to secure rights to exploit natural resources of developing countries very cheaply. MNCs are large companies that operate in several countries at the same time. The first MNCs were established in 1920s. Many more MNCs came up in the 1950s and 1960s as US businesses expanded and Western Europe and Japan also recovered to become powerful industrial economies. Several governments imposed high import tariffs that forced MNCs to relocate their manufacturing operations and become domestic producers in as many countries as possible.
Most developing countries did not benefit from the fast growth experienced by Western economies in the 1950s and 60s. Therefore, they organized themselves into a group, the Group of 77 or G77, to demand a new international economic order. By the NIEO, they meant a system that would give them real control over their natural resources, more development assistance, fairer prices for raw materials, and better access for their manufactured goods in the markets of developed countries. तो अब यह मॉड्यूल यही खत्म होता है।